नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली याचिका। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हेमंत सोरेन के वकील ने याचिका वापस लेने का आग्रह किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। दरअसल हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली थी। इस साल 23 मार्च से शुरू होकर 2 मार्च तक हुए विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ने पीएमएलए कोर्ट और हाईकोर्ट से अनुमति मांगी थी, लेकिन दोनों ही अदालतों ने उन्हें सत्र में शामिल होने से मना कर दिया था। सोमवार को सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और केबी विश्वनाथन की खंडपीठ में हुई। हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने पक्ष रखा। जामताड़ा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिखा बीजेपी के खिलाफ आक्रोश। इरफान अंसारी ने निकाला मशाल जुलूस। जामताड़ा में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता ने मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान जमकर केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कार्यकर्ताओं के हाथों में मशाल थे। जिला अध्यक्ष दीपिका के नेतृत्व में यह जुलूस निकाला गया था, जिसमें जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी भी शामिल हुए। इसे लेकर इरफान अंसारी ने ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि जामताड़ा में कांग्रेस के द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन एवं मशाल जुलूस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भीषण गर्मी धूप में बीजेपी के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश दिखा, जिसमें अध्यक्ष दीपिका जी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने मोदी जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी। गिरिडीह में कुआं से बरामद हुआ युवती का शव कई दिनों से थी लापता, पुलिस जांच में जुटी। गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र के राजा हाता के समीप स्थित कुआं से एक युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक वह कई दिनों से लापता थी। मृतका की पहचान राजा हाता निवासी स्वर्गीय बसंत साहू की 24 वर्षीय पुत्री सिया कुमारी के रूप में की गई है। शव मिलने की सूचना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं शव देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद पचम्बा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं मृतका के परिजनों ने बताया कि सिया की मानसिक स्थिति थोड़ी खराब थी और वे पिछले 23 मार्च से लापता थी। परिजन लगातार सिया की खोजबीन कर रहे थे, लेकिन वह नहीं मिली। इसी बीच सोमवार की सुबह सिया के घर के बगल में स्थित कुआं से उसका शव पाया गया। शव से काफी दुर्गंध आ रही थी। फिलहाल पुलिस शव को कुआं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजने की तैयारी में जुटी है। झारखंड में 2 सीटों पर अड़ा आरजेडी, 7-5-1-1 का फॉर्मूला मंजूर नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड के इंडिया गठबंधन के दलों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। राष्ट्रीय जनता दल 2 सीटों पर अड़ा है। वो 2 सीटें चतरा और पलामू है। प्रदेश राजद के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि सहयोगी दलों का कौन नेता क्या बोलता है, इसकी हमें परवाह नहीं है। राजद को 7-5-1-1 का फॉर्मूला मंजूर नहीं है। इस फॉर्मूले के तहत झारखंड में कांग्रेस को 7 लोकसभा सीट, झामुमो को 5 लोकसभा सीट और राजद भाजपा माले को 1-1 सीट मिलनी थी। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। एनडीए ने इस तमाम सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन इन सब के बीच अब तक विपक्षी इंडिया के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सस्पेंस कायम है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बताया कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला यह है कि कांग्रेस को 7, जेएमएम को 5 और राजद समेत तमाम दलों को 1-1 सीट दी जाएगी। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इस बंटवारे पर आरजेडी ने विरोध जताया है। उसने 2 सीटों की मांग की है। राजद झारखंड के चतरा और पलामू पर अपनी दावेदारी ठोक रही। यही कारण है कि सीट शेयरिंग की में अड़चन खड़ी हो रही है। रविवार को झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में बेहद तल्खी भरे लहजे में कहा कि हमारे नेता लालू प्रसाद ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में राजद पलामू और चतरा सीट से प्रत्याशी खड़ा करेगा। बाकी बची 12 सीटों पर वह सहयोगी दल झामुमो कांग्रेस सीपीआई माले के उम्मीदवारों को मदद करेगा। गैस सिलेंडर की कीमतों में आज से कमी। झारखंड में इतने रुपए में मिलेगा सिलेंडर। लोकसभा चुनाव से पहले राहत देने वाली एक खबर आई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की है। गैस सिलेंडर की घटी हुई कीमत आज से लागू भी हो गई है। हालांकि ये कमी कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों में की गई है। नए दर के मुताबिक 19 किलोग्राम वाला सिलेंडर अधिकतम 32 रुपये तक सस्ता कर दिया गया है। अलग अलग स्थानों में ये कमी अलग अलग है। इससे पहले महिला दिवस पर ऑयल कंपनियों ने 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कमी की थी। इसकी कीमत 100 रुपये तक कम की गई थी। फिलहाल इन सिलेंडरों की कीमत में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। गौरतलब है कि पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 1 मार्च को बढ़ोतरी की गई थी। इसमें 24 रुपये की वृद्धि हुई थी। झारखंड की राजधानी रांची में 1 मार्च 2024 को इसकी कीमत 1960 रुपये की गई थी। मिली खबर के मुताबिक अब इसकी कीमत में 32 रुपये तक की कमी की गई है।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। दिल्ली से लौटी कल्पना मुर्मू सोरेन, कहा हेमंत के साथ भेदभाव हुआ है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन सोमवार को दिल्ली से लौट गई। यहां लौटकर उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में हुए महारैली के अनुभवों को साझा किया। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि यह पहला कदम था रामलीला मैदान में। मैं पहले कभी रामलीला मैदान नहीं गई थी। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि झारखंड की तरफ से मुझे चंपई चाचा के साथ अपनी बातों को रामलीला मैदान में रखने का मौका मिला। हमारे इंडिया गठबंधन को मजबूती देने का मौका मिला। कल्पना ने आगे कहा कि जिस तरह से हेमंत सोरेन ने 4 साल से हमारे मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया है, जिस तरह से उनके साथ भेदभाव किया गया, चुनाव से पहले उनकी गिरफ्तारी हुई है, उन सारी बातों को रखने का मौका मिला। साथ ही साथ महिलाओं आदिवासियों की बातों को रखने का मौका मिला, जिसके लिए मैं खुद को सौभाग्यशाली समझती हूँ। अब 4 जून को सबको इंतजार करना होगा, तभी पता चलेगा बदलाव किस तरह का हुआ है। पूरी उम्मीद है कि जीत कर ही आएंगे। गांडे उपचुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है। बता दें कि दिल्ली में आयोजित रैली में कल्पना सोरेन ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में बाबा साहेब के संविधान की गारंटी को एनडीए सरकार नष्ट कर रही है। आखिर संविधान की गारंटी कौन लेगा? संवैधानिक संस्थाओं लोकतांत्रिक मूल्यों को तहस नहस किया गया। रैली में मौजूद लोगों को उन्होंने विपक्षी गठबंधन की ताकत बताया। रांची में सिरफिरे ने युवती के साथ की छेड़खानी, लोगों ने रोका तो चाकू से करने लगा हमला। रांची के सदर थाना क्षेत्र स्थित बड़गई चौक के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवती के ऑटो से उतरते ही एक सिरफिरा युवक उस पर कूद गया और फिर युवती के साथ बदसलूकी करने लगा। पहले तो युवती सहम गई, लेकिन फिर वह अपने बचाव के लिए चिल्लाने लगी। युवती को बचाने के लिए स्थानीय लोग दौड़े, लेकिन बदमाश युवक के चुंगल से युवती को छुड़ाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि वह युवक चाकू से हमला कर रहा था। इस दौरान एक शख्स उसके चाकू से घायल भी हो गया। इस घटना के बाद युवती कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि युवती पूरी तरह स्वस्थ है। स्थानीय लोगों ने उस सिरफिरे की जमकर पिटाई कर दी। स्थानीय लोगों ने युवक की पोल से बांधकर पीटा, फिर तुरंत पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को हिरासत में ले लिया। वहीं सदर थाना के प्रभारी कुलदीप कुमार ने बताया कि चाकूबाजी करने वाला युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है। हालांकि मामले की जाँच की जा रही है। लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को कुछ राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 3,500 करोड़ रुपए के टैक्स मामले पर सोमवार को कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह लोकसभा चुनाव को देखते हुए 3,500 करोड़ रुपए के टैक्स मांग नोटिस के संबंध में कांग्रेस के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा। कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का बयान दर्ज किया। शीर्ष कोर्ट ने टैक्स मांग के खिलाफ कांग्रेस की याचिका की सुनवाई जुलाई 2024 तक के लिए स्थगित कर दी है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की ओर से पिछले दिनों से दावा किया जा रहा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से पार्टी को नोटिस दिया जा रहा। रविवार को कांग्रेस की ओर से कहा गया कि डिपार्टमेंट से एक बार फिर नया नोटिस मिला है, जिसके जरिए आकलन वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक के लिए 1745 करोड़ रुपए के टैक्स की मांग की गई। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कांग्रेस से अब तक कुल 3,567 करोड़ रुपए के टैक्स की मांग की जा चुकी है। कांग्रेस ने 135 करोड़ रुपए के टैक्स की मांग के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में 1 अप्रैल को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि अभी कांग्रेस के खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इधर नोटिस मिलने के बाद से कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। पार्टी का कहना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। रांची पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4.5 करोड़ रुपए का डोडा बरामद, भेजा जा रहा था राजस्थान। रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल रविवार को तमाड़ थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान 2,925 किलो डोडा बरामद किया गया है। इसका बाजार में अनुमानित मूल्य 4.5 करोड़ रुपए है। इस मामले में कंटेनर के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को 117 बोरा डोडा बरामद हुआ है। हर बोरे में 25 किलो डोडा था। दरअसल एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को गुप्त सूचना मिली थी कि एक कंटेनर में करोड़ों रुपए का डोडा राजस्थान जा रहा है। इसके बाद एसएसपी ने बुंडू डीएसपी रत्ती भान सिंह को आदेश दिया कि तमाड़ इलाके में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाए। पुलिस ने अभियान लगाया तो कुछ देर के बाद कंटेनर पहुंचा। कंटेनर में सवार खलासी फरार हो गया, लेकिन चालक पकड़ा गया।
कंटेनर के चालक ने पुलिस को बताया कि वह खाली कंटेनर लेकर तमाड़ पहुंचा था। राजस्थान के कुछ कारोबारियों ने उसे कंटेनर पहुंचाने के लिए 50,000 रुपये दिए, लेकिन वह तमाड़ में जैसे ही कंटेनर लेकर निकला पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस फरार खलासी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि बरामद डोडा 4.5 करोड़ रुपए का है। लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं मिल सका सरकारी कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ, 10 सालों से इंतजार। झारखंड सरकार 10 साल की कोशिश के बावजूद अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ नहीं दे पाई है। इस योजना का लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी दिया जाना था। राज्य सरकार ने 25 अक्टूबर 2014 को इसका संकल्प जारी किया था, लेकिन अब तक योजना लागू नहीं की जा सकी है। हालात यह है कि टेंडर की टेक्निकल बिड खुले 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन फाइनेंशियल बिड अब तक नहीं खुली है। झारखंड सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा दी जानी है। सरकार ने इसके लिए प्रीमियम राशि 6,000 रुपये सालाना तय की है। योजना के लागू होने में काफ़ी देर हुई है तो विधानसभा की प्रयुक्त समिति ने हस्तक्षेप किया। इसके बाद वर्ष 2023 में बिना योजना को लागू करने की प्रक्रिया तेज हुई। समिति के सुझाव के आलोक में कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने कर्मचारी संघों, महासंघों आदि से राय ली। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इसके बाद कार्यरत कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और आश्रितों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने के मुद्दे पर अंतिम रूप से फैसला हुआ। स्वास्थ्य बीमा योजना जुलाई 2023 में पारित हुआ था। प्रस्ताव जनवरी 2024 में हुआ। टेंडर 25 जुलाई 2023 को कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजना के सिलसिले में पेश किए गए प्रस्ताव को पारित किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने 31 जुलाई 2023 को संकल्प जारी किया है। पहले ऑनलाइन टेंडर डालने की तिथि 28 दिसंबर 2023 से 3 जनवरी 2024 निर्धारित की गई। बाद में टेंडर डालने की तिथि बढ़ाकर 3 जनवरी से 9 जनवरी की गई। टेक्निकल बिड खुलने की तिथि में भी बदलाव किया गया। अंततः 31 जनवरी 2024 को टेक्निकल बिड खोली गई। झारखंड में आंधी बारिश ने मचाई तबाही। धनबाद में 2 की मौत, कई जिलों में बिजली भी रही गुल। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में शनिवार देर रात और रविवार देर शाम तेज हवा के साथ हुई बारिश के कारण भारी नुकसान की सूचना है। लातेहार में पेड़ से दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि धनबाद में करंट से एक व्यक्ति की मौत हो गई। राजधानी रांची में लगातार दूसरे दिन रात में मौसम बदल गया। तेज हवा के साथ बारिश से राजधानी में कई जगह दर्जनों पेड़ उखड़ गए, कई जगह डालियां टूट गई। डोरांडा के सियालदार बाबा मजार के पास लगे ईद एक्सपो के टेंट उखड़ गए, इसमें कई लोग दबकर घायल हो गए। इसका इलाज अंजुमन अस्पताल में किया गया। रांची के आधे से अधिक इलाके में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। कहीं लाइन ब्रेक डाउन हुआ तो कहीं तार पर पेड़ गिर गया। बड़े पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ट्रिप करने के कारण कई मोहल्ले में बिजली बाधित हो रही। झारखंड की सलीमा टेटे को मिला हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। इंडिया हॉकी की ओर से रविवार को वार्षिक पुरस्कार 2023 के लिए खिलाड़ियों को नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। इसमें झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके लिए उन्हें 25 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। उन्होंने पुरस्कार की दौड़ में अपनी कप्तान और FIH की ओर से इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर का पुरस्कार जीतने वाली सविता पुनिया को पछाड़ा। वहीं झारखंड की दूसरी खिलाड़ी दीपिका सोरेन को अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए असुंता लाकड़ा अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसमें उन्हें 10 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। इन्हें यह पुरस्कार असुंता लाकड़ा ने प्रदान किया है। इनके अलावा झारखंड की ओलंपियन निक्की प्रधान को 1.5 लाख रुपए और संगीता कुमारी को 1 लाख रुपए का चेक देकर सम्मानित किया गया। वहीं रांची में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जीतने वाली महिला टीमों को भी नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस वर्ष हॉकी इंडिया की ओर से 8 श्रेणियों में कुल 32 खिलाड़ियों को वार्षिक पुरस्कारों के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। इनके बीच कुल 7.56 करोड़ की राशि वितरित की गई। देवघर में कल्याणकारी योजनाओं की पूरी राशि नहीं हो पाई खर्च। 31 मार्च को 32 करोड़ सरेंडर। मार्च क्लोजिंग में देवघर जिले में विभिन्न विभागों से कल्याणकारी योजनाओं की राशि पूरी तरह खर्च नहीं होने पर कुल 32 करोड़ रुपए सरेंडर हो गए। 31 मार्च की देर रात तक विभिन्न विभागों से अलग अलग योजना मद की राशि जिला कोषागार कार्यालय में ऑनलाइन सरेंडर किया गया। सबसे अधिक ग्रामीण कार्य विभाग में कुल 19 करोड़ रुपए सरेंडर किए गए हैं। इसमें सभी सड़क और पुलिया की नवनिर्माण योजना की राशि है। कल्याण विभाग में भी छात्रवृत्ति की योजना की राशि पूरी तरह खर्च नहीं होने पर देर रात तक कल्याण विभाग के 1.5 करोड़ रुपए सरेंडर किए गए। पशुपालन विभाग में मुख्यमंत्री पशुधन योजना की राशि 10 लाख रुपए खर्च नहीं हो पाने की स्थिति में सरेंडर कर दिया गया। इसके अलावा कृषि विभाग में 5 लाख रुपए और ग्रामीण विकास अभिकरण में वेतन मद से 15.5 लाख रुपए सरेंडर किए गए। आपदा प्रबंधन विभाग में वज्रपात और
अग्निकांड कांड में पीड़ित लोगों के मुआवजा की राशि 15 लाख रुपए सरेंडर हो गए। यह राशि वृक्षपात और अग्निकांड पीड़ित लोगों के बीच वितरण होनी थी। भूमि संरक्षण में इस वर्ष 16 करोड़ रुपए खर्च नहीं होने पर पीएल खाते में डाली गई राशि भूमि संरक्षण कार्यालय से बंजर भूमि विकास राइस फेलो योजना के तहत तालाबों के जीर्णोद्धार की राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 में खर्च नहीं हो पाई, जिस कारण 16 करोड़ रुपए की निकासी कर पीएल खाते में डाला गया है। अब इस राशि को नए वित्तीय वर्ष में खर्च किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभाग ने तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए यह राशि उपलब्ध करा दी थी, लेकिन विभाग से समय पर राशि खर्च नहीं हो पाई। प्रिंस खान के ऑडियो क्लिप की फोरेंसिक जांच करे प्रशासन। ठुल्लू महतो ने आला अधिकारियों को लिखा पत्र। बाघमारा के विधायक ठुल्लू महतो ने कहा कि गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम से 30 मार्च को जारी ऑडियो क्लिप की फोरेंसिक जांच होनी चाहिए। ठुल्लू महतो ने रविवार को राज्य के मुख्य सचिव, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कहा कि शनिवार को जारी ऑडियो क्लिप की उच्च स्तरीय जाँच हो। उन्होंने कहा कि यह ऑडियो क्लिप उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए प्रसारित किया गया है। यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। यह एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया कृत्य है। इसके पीछे लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने का षड्यंत्र है। इसकी गहन जांच होनी चाहिए। ठुल्लू महतो ने कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों की पहचान कराकर प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करे। ज्ञात हो कि 30 मार्च को सोशल मीडिया में एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था। इसमें खुद को प्रिंस खान बताते हुए जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू रॉय तथा जिला मारवाड़ी सम्मेलन के जिला अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल को धमकी दी गई है। इस वायरल ऑडियो में कहा गया कि बाघमारा के विधायक को भारतीय जनता पार्टी भाजपा का टिकट मिलने से दोनों नेता क्यों परेशान है। इस क्लिप के सामने आने के बाद से धनबाद की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। उधर सरयू रॉय ने राजधानी रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रविवार को ठुल्लू महतो और भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ठुल्लू महतो पर 49 केस दर्ज है। कई मामले में उन्हें 4.5 साल से अधिक की सजा हो चुकी है। ऐसे में भाजपा के संगठन मंत्री स्पष्ट करे कि ठुल्लू महतो को टिकट किन परिस्थितियों में दिया गया है। ज्योति अग्रवाल हत्याकांड, कारोबारी पति ने कराया हत्या, 36 लाख में तय किया था सौदा। जमशेदपुर में ज्योति अग्रवाल की हत्या के लिए उसके पति रवि अग्रवाल ने 36 लाख रुपए की सुपारी दी थी। रवि ने पत्नी की हत्या सुपारी देकर अपराधियों से कराई थी। हत्या में प्रयुक्त हथियार और वाहन को पुलिस ने जब्त किया है। रवि अग्रवाल ने स्वीकार किया कि उसी ने पत्नी की हत्या कराई है। इसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर उसके पूर्व चालक मुकेश मिश्रा को गिरफ्तार किया है। मुकेश मिश्रा की निशानदेही पर पुलिस ने 4 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गिरफ्तार युवक के पास से रुपए भी बरामद किए गए हैं। रवि ने स्वीकार किया कि पत्नी से तंग आ चुका था, इसलिए उसकी हत्या करना चाहता था। ज्योति और रवि अग्रवाल के बीच घरेलू विवाद चल रहा था। इसकी जानकारी परिवार के सभी सदस्यों को थी। मायका पक्ष के लोग भी जानते थे। उनके बच्चों को भी विवाद की जानकारी थी। यह विवाद पत्नी की जान ले सकता है, इसका भनक किसी को नहीं था। पिछले 1 साल से उसकी हत्या करना चाहता था। पहले उसने खुद उसकी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद चालक मुकेश मिश्रा की मदद से शूटरों से बात हुई। पूछताछ में रवि अग्रवाल ने स्वीकार किया कि उसने शूटर से कहा था कि बिष्टुपुर के एक रेस्टोरेंट में ज्योति की हत्या करे। इससे वह पुलिस को चकमा दे सकता था। इसके अलावा उस पर किसी को शक भी नहीं होता। रवि ने बताया कि हमलावर रेस्टोरेंट नहीं पहुंचे, जिसके बाद उसने कपाली थाना क्षेत्र के डोबो में 1 महीना पहले अपनी पत्नी की हत्या की योजना बनाई थी, लेकिन वहां भी वह सफल नहीं हुआ। इसके बाद इसने शूटर को 36 लाख रुपए देकर ज्योति की हत्या का सौदा किया। वारदात की रात योजनाबद्ध तरीके से वह मिनी पंजाब होटल दोनों बेटे और पत्नी के साथ खाना खाने गया। उसने बताया कि उल्टी होने का बहाना करके वह शूटर के पहुंचने का इंतजार कर रहा था। इस कारण रास्ते में 3 जगह सुनसान स्थल पर रुका, लेकिन शूटर लेट से पहुंचे। योजनाबद्ध तरीके से उसने वारदात को अंजाम दिलाया। पिछले चुनाव में झारखंड में 229 उम्मीदवार चुनाव लड़े, 202 की जमानत जब्त हो गई। झारखंड में 2019 लोकसभा चुनाव में एक तो अधिकांश सीटों पर जीत का अंतर अधिक था, वहीं विजेता और उप विजेता के बाद तीसरा उम्मीदवार इसके आसपास भी नहीं था। विजेता एवं उप विजेता के अलावा अन्य उम्मीदवारों को 1 से 2% वोट प्राप्त करने में भी पसीना छूट गया था। स्थिति यह थी कि 88% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। दरअसल हर बार ऐसा होता है कि चुनाव की घोषणा होते ही कई नए राजनीतिक दल बन जाते हैं। दूसरे राज्य की पार्टियों के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ते हैं। सभी उम्मीदवार चुनाव जीतने का दावा तो करते हैं, लेकिन परिणाम आने के बाद अधिकतर उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में कुल 229 उम्मीदवारों में 202 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। कुल 204 पुरुष उम्मीदवारों में 179 तथा 25 महिला उम्मीदवारों में 23 की जमानत जब्त हुई थी। जमानत जब्त होने के दायरे में आने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से भी अधिक था। झारखंड में 88.20% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 86% ही जमानत
जमानत जब्त हुई थी। जिन 202 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी उसमें 25 उम्मीदवार राष्ट्रीय दलों के थे। सभी 95 निर्दलीय की जमानत जब्त हो गई थी। वहीं नेशनल एवं स्टेट पार्टी के अलावा अन्य निलंबित पार्टियों के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।